हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये एज पर द न्यू सिलेबस है 2022 टू 23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम 4 कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंड्योरेंस। और हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स से उन्हें डिटरमाइन किया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मसल कंपोजिशन। तो दोस्तों हमारी बॉडी में दो तरीके की मसल्स होती हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। अगर हमारी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं तो इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फास्ट ट्विच फाइबर्स स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ मसल्स। तो साइज ऑफ मसल्स से भी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है। जितनी बड़ी मसल्स की साइज होगी उतनी ही उस पर्सन की स्ट्रेंथ होगी। और थर्ड पॉइंट है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के। जिस पर्सन का बॉडी वेट ज़्यादा होगा उसमें यूजुअली ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो पहला पॉइंट है मसल कंपोजिशन। मतलब अगर हमारी मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्पीड गेन कर पाएगी। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी स्पीड को डिटरमाइन करती है। मतलब अगर हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे तो हम ज़्यादा स्पीड गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मसल स्ट्रेंथ। मतलब अगर हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो यूजुअली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्टेन की जा सकती है। और अगर लो स्ट्रेंथ होगी हमारे मसल्स की तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनका रेंज ऑफ मूवमेंट कम होगा और इसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड है एज एंड जेंडर। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और जेंडर का भी फ्लेक्सिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। मतलब फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। और लास्ट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी लंग्स और हार्ट की एबिलिटी होती है जिससे वो मसल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाते हैं। एरोबिक का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे रनिंग जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है ऑक्सीजन अपटेक। तो ये एक हाईएस्ट रेट होती है जिससे हार्ट ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है पर मिनट। थर्ड है कार्डियक आउटपुट। तो ये होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट। मतलब हार्ट एक मिनट में जितने ब्लड को पंप करता है उस अमाउंट को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उस पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है साइज एंड शेप ऑफ द मसल्स चेंजेज। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स का साइज और शेप चेंज हो जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और इसी कारण हमारी मसल्स का शेप और साइज दोनों बढ़ जाते हैं। सेकंड है करेक्ट बॉडी पोस्चर। मतलब जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर भी इंप्रूव हो जाता है और जितनी भी हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है वो सब भी रिमूव हो जाती है। थर्ड है फूड स्टोरेज इंक्रीजेज। मतलब जो हमारी बॉडी की फूड स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो भी एक्सरसाइज करने के बाद इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब हमारे लंग्स और हमारे हार्ट मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उस सिस्टम को हम कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो पहला है कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस। मतलब जो हमारा हार्ट की एक मिनट में ब्लड पंप करने की कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है हार्ट रेट इंक्रीजेस। मतलब किसी भी नॉर्मल पर्सन की हार्ट रेट होती है 72 बीट्स पर मिनट, तो एक्सरसाइज करने के बाद ये 150 बीट्स पर मिनट तक बढ़ जाती है। और थर्ड है ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स से फ्लो करता है और इसी कारण जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती है उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है और इन सब से हमारा जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ है डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन।
तो जब कोई भी बिगनर एक्सरसाइज करता है तब तो उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी डिक्रीज हो जाती है और वो बिगनर वाले लेवल से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग विल पावर। मतलब अगर कोई भी पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसकी विल पावर भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जो कि ब्रीथ से कंट्रोल होती है, जैसे कि प्राणायाम। अगला पॉइंट है अनयूज्ड एल्वेलाई बिकम एक्टिव। एल्वेलाई हमारे लंग्स में होते हैं और ये गैसेस के एक्सचेंज करने के काम में आते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को या फिर हमारे लंग्स को बहुत सारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इसी कारण सभी एल्वेलाइज एक्टिव हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। तो दोस्तों जो इंजरीज है वो आपको हो सकती है प्रैक्टिस के टाइम पर, ट्रेनिंग के टाइम पर, और अगर आप कोई कंपटीशन में compete कर रहे हैं वहां पर भी दोस्तों आपको ये जो इंजरीज है ये हो सकती है। इसी को दोस्तों हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और दोस्तों अगर हम कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स को लें तो दोस्तों हम ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज है इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इंजरीज है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। तो दोस्तों आइए अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में सबसे पहला जो इंजरी है वो है दोस्तों हमारा एब्रेजन। दोस्तों इसको हिंदी में हम कहते हैं घर्षण, और ये इंजरी हम में से सभी को एक ना एक बार हुई होगी। ये बेसिकली एक स्किन इंजरी है। जब हम कहीं पर गिर जाते हैं या फिर किसी चीज से टकरा जाते हैं तो हमारी स्किन में रैशेस आ जाते हैं और उन्हीं रैशेस को हम एब्रेजन कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों हमारा कंट्यूजन। तो कंट्यूजन एक मसल इंजरी है और ये बेसिकली मसल पर हिट करने के कारण होती है, और जैसे ही अगर कोई मसल पर हिट करता है तो वहां पर नीला नीला हो जाता है और इसको हम हिंदी में नील भी कहते हैं। जब कोई मसल पर हिट करता है तो वहां की ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और इसी कारण वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है और इससे कंट्यूजन होता है। दोस्तों इस इंजरी को आपने अपनी जनरल लाइफ में भी फेस किया होगा। जब दोस्तों किसी की उंगली दरवाजे में आ जाती है तो वहां पर दोस्तों नीला नीला हो जाता है, तो इसी को हम कंट्यूजन कहते हैं और कॉमनली ये इंजरी कबड्डी, बॉक्सिंग या रेसलिंग में होती है। थर्ड है दोस्तों हमारा लेसर्शन। तो दोस्तों लेसर्शन में जो चोट लगती है उसमें जो हमारी स्किन होती है वो फट जाती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। जनरली लेसर्शन ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण होता है। ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसमें धार नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं और पत्थर से आपको चोट लग जाती है और जहाँ पर दोस्तों आपको चोट लगी है वो एरिया जो है दोस्तों वो थोड़ा सा फट गया है, तो उसी को हम लेसर्शन कहेंगे। तो दोस्तों आप लेसर्शन के डायग्राम में देख ही सकते हैं कि पहले स्किन फट जाती है, फिर उसके बाद जो फैट की लेयर होती है वो भी फट जाती है और मसल्स तक वो इंजरी पहुंच जाती है। तो इसी को दोस्तों हम लेसर्शन कहते हैं। फोर्थ है हमारा इंसीजन। इंसीजन डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ये एक सर्जिकल कट होता है जो कि शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा स्किन पर किया जाता है। शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है ब्लेड, नाइफ। फोर्थ है दोस्तों हमारा स्प्रेन। ये बेसिकली लिगामेंट के टियर होने के कारण होता है और इसके कारण जो हमारे लिगामेंट्स का मूवमेंट होता है वो आसानी से नहीं हो पाता है और स्प्रेन को हिंदी में हम कहते हैं मोच। लास्ट है दोस्तों हमारा स्ट्रेन। इसका मतलब होता है मांसपेशियों में खिंचाव। और दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा जनरल इंजरी है। इसमें भी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और उससे वहाँ की जो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो यही होता है स्ट्रेन। नेक्स्ट इंजरीज है बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में जो सबसे पहले इंजरी है वो है दोस्तों हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बेसिकली एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें क्रैक हो जाता है बोन्स में। तो ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो बेंट हो जाती है थोड़े से स्ट्रेस देने पर भी। अगला है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो इस फ्रैक्चर में बोन्स 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है और ये बेसिकली साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट के केस में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो इस फ्रैक्चर में क्या होता है, तो इस फ्रैक्चर में बोन एक्सिस के राइट एंगल पर ब्रेक हो जाती है। तो जैसे कि दोस्तों आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, जो हमारी बोन है जो आपको इमेज में दिख रही है, ये बोन को आप एक्सिस मान लीजिए और इस एक्सिस के राइट एंगल पर मतलब 90 डिग्री पर जो हमारी बोन होगी वो क्रैक हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, तो उसी को दोस्तों हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो इस फ्रैक्चर में जो हमारी बोन्स होती है वो डायगनली ब्रेक हो जाती है, मतलब तिरछी टूट जाती है, तो इसी को हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। लास्ट है दोस्तों हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में एक बोन दूसरी बोन में घुस जाती है। अब हम देख लेते हैं जॉइंट इंजरीज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। मतलब अगर चिन पर कोई इम्पैक्ट होता है या अगर हमारी चिन कहीं पर टकरा जाती है तो इसके कारण जो हमारे जॉ की बोन्स होती है वो डिसलोकेट हो जाती है। सेकंड है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स। मतलब अगर किसी इम्पैक्ट के कारण हमारे शोल्डर की बोन्स डिसलोकेट हो जाती है तो इसको हम डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स कहते हैं।
और ये बेसिकली क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम में तो अक्सर होता रहता है। और लास्ट है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स, मतलब अगर हमारे हिप जॉइंट की कोई बोन डिसलोकेट हो जाती है तो उसको हम डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। दोस्तों इंजरीज स्पोर्ट्स का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कभी ना कभी तो आपको इंजरीज होगी ही, लेकिन अगर आप सावधानी रखते हैं, मतलब अगर आप प्रिवेंशन रखते हैं तो आप इंजरीज को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वार्म अप, मतलब अगर आप किसी भी कंपटीशन या ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके 10 मिनट पहले जरूर वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट पहले वार्म अप कर लेते हैं तो आपकी मसल्स टोन अप हो जाती है और जो इंजरीज है उनके चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है बैलेंस डाइट। तो इंजरीज को प्रिवेंट करने में बैलेंस डाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती है, और अगर बोन्स स्ट्रांग होती है तो छोटी मोटी इंजरीज तो वैसे भी नहीं होती है, और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगला पॉइंट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, मतलब अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंजरीज को प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे अगर आप वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको करते कैसे हैं, तभी आप इंजरीज के चांसेस को रिड्यूस कर पाएंगे, वरना आपको इंजरीज हो सकती है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स को खेलने जाते हैं, आप पहले वार्म अप भी कर लेते हैं और आपको उस स्पोर्ट्स के सभी स्किल्स के बारे में भी पता है, फिर भी आप इंजरीज को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपने पहले वार्म अप भी कर लिया है और आपको उसकी सारी स्किल्स भी पता है, लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, पैड्स नहीं पहनेंगे, ग्लव्स नहीं लगाएंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इससे आपको इंजरीज होने का बहुत ज्यादा खतरा है। और लास्ट पॉइंट है डू नॉट ओवर ट्रेन, मतलब आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी है, और अगर आप एक गैप के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, क्योंकि आप एकदम ही अपना लेवल बढ़ा देंगे, आप एकदम ही ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाएंगे तो वहां पर इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।